देखो विवेक, तुम दुनिया के पहले ऐसे इंसान हो जिसे अपने ही बच्चे से तकलीफ है और तुम उसे इस दुनिया में आने से पहले ही मारना चाहते हो। अरे एक बार जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब दोबारा किसी भी कीमत पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस बार मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। रचना ने रोते हुए अपने पति विवेक से कहा तो विवेक उसे समझाते हुए बोला, देखो रचना, तुम मेरी मजबूरी समझो। मैंने अपनी बहन से वादा किया था और अब मैं उस वादे को तोड़ नहीं सकता। अरे भाड़ में गया आपका वादा। ये कौन सा वादा है? क्या आपने मुझसे पूछकर वो वादा किया था? रचना ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा तो विवेक बोला, रचना प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जब से प्रिया को पता चला है कि तुम माँ बनने वाली हो, वो बार बार मुझे ताने दे रही है। विवेक ने लगभग मिन्नतें करते हुए कहा तो रचना बोली, देखो विवेक, जब तुम्हें अपनी बहन और अपनी माँ से इतना ही डर था तो तुमने शादी ही क्यों की? शादी की है तो बच्चे होना तो आम बात है। जब तुम्हें अपना खुद का बच्चा ही नहीं चाहिए था तो क्यों की तुमने मुझसे शादी? मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी माँ के चक्कर में पूरी ज़िंदगी घुट घुट कर मरती रहूं और बार बार दवाइयाँ खाती रहूं। नहीं विवेक, अब बस बहुत हो गया। अब मैं किसी भी कीमत पर कोई दवाई नहीं खाने वाली और ना ही अपने बच्चे को मारने वाली हूँ, चाहे इसके लिए मुझे ये घर और ये परिवार और तुम्हें ही क्यों ना छोड़ना पड़े। रचना पागल मत बनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊँगा। तुम अकेले कहाँ हो विवेक? तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है और उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, तो रहो तुम उन्हीं के साथ। रचना लगभग चीख पड़ी, विवेक प्लीज़ तुम अभी यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। कहते हुए रचना ने विवेक को कमरे से बाहर निकाला, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर विवेक को हो क्या गया है। कोई किसी के कहने पर अपने ही बच्चे को कोख में कैसे ख़त्म कर सकता है? और ये कैसी माँ है जो अपने ही कुल का नाश करने पर तुली हुई है? और कैसी बहन है जो अपने ही भाई का घर बसते और उसके बच्चों को नहीं देख सकती? ये तो दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा था जो उसके साथ हो रहा था। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि कोई भी उसका बच्चा नहीं चाहता था? विवेक तो सीधा साधा माँ का भक्त था। अपनी माँ की बातों पर सवाल उठाना तो उसने कभी सीखा ही नहीं था। उसकी माँ कमला जी जैसा कहती थी वो वैसा ही करता। यहाँ तक कि ससुराल में बैठी विवेक की छोटी बहन प्रिया भी उस पर हुक्म चलाती रहती। प्रिया विवेक से 5 साल छोटी थी, लेकिन उसकी शादी विवेक से पहले ही हो चुकी थी और 5 साल के अंदर उसके 2 बच्चे भी हो गए। इन 5 सालों में विवेक की शादी नहीं हुई थी। जब आस पास और गांव वाले बार बार कमला जी से विवेक की शादी के बारे में पूछने लगे, तब जाकर 1 साल पहले कमला जी ने विवेक की शादी करवाई थी ताकि लोगों का मुंह बंद कर सके। लेकिन इतनी मुश्किल से शादी होने के बाद भी वे बच्चे क्यों नहीं चाहते थे? कोई ना कोई बात तो ज़रूर थी जो बार बार रचना के दिमाग में घूम रही थी। विवेक से पूछती तो वो कुछ बताता ही नहीं था और कमला जी या प्रिया से वो सीधे पूछ नहीं सकती थी। आखिर सच का पता कैसे लगाए? इस सवाल का जवाब पाने के लिए रचना पागल हुए जा रही थी। आखिर उसके बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था। इससे पहले जब रचना ने विवेक से बात करने की कोशिश की तो विवेक ने साफ मना करते हुए कहा था, देखो रचना, तुम अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। नहीं विवेक, मुझे जानना है कि इसके पीछे वजह क्या है।
तो विवेक ने कहा, दरअसल जब प्रिया दूसरी बार माँ बनने वाली थी तो वो बार बार माँ के सामने एबॉर्शन कराने की जिद कर रही थी। वो दूसरा बच्चा नहीं चाहती थी क्योंकि उसके पति नौकरी छोड़कर घर बैठ गए थे और कोई काम धंधा नहीं करते थे। प्रिया 2 बच्चों का बोझ नहीं उठा सकती थी। तब मैंने ही प्रिया से कहा था कि प्रिया, तू चिंता क्यों करती है, तू बच्चे को जन्म दे, मैं हूं ना तेरा बड़ा भाई, मैं सब संभाल लूँगा। इस पर प्रिया ने कहा था, नहीं भैया, अगर गलती से भी लड़की हो गई तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये कमाने का नाम नहीं ले रहे हैं, मैं उसकी शादी कैसे करूँगी। तब मैंने ही उससे वादा किया था कि अगर लड़की हुई तो मैं उसे गोद ले लूँगा। प्रिया ने कहा, भैया, कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। कल को जब आपके अपने बच्चे हो जाएंगे तब आप सब भूल जाओगे। अभी तो आप मुझे फंसाने के लिए कह रहे हो। तब मैंने उसकी कसम खाकर कहा था कि मैं अपना बच्चा कभी पैदा ही नहीं करूँगा, चाहे लड़का हो या लड़की। मैंने आज ही तेरे बच्चे को गोद ले लिया। मेरा जो कुछ भी है सब उसी का रहेगा। अब तो तू शांत हो जा और उसकी जान मत ले। इसलिए मेरे बहुत समझाने के बाद प्रिया मान गई और उसे सच में लड़की ही हुई। पैदा होते ही उसने मुझे फ़ोन किया और कहा, भैया, आज से ये बच्ची आपकी जिम्मेदारी है, अब से आप ही इसके माँ बाप हो। मैंने भी हाँ कह दिया। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक तो सब ठीक था, लेकिन शादी के बाद प्रिया के मन में डर बैठ गया। इसी बात को लेकर वो बार बार मुझे ताने देती है और इसीलिए मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहता। अगर मेरा अपना बच्चा हो गया तो मैं प्रिया के बच्चे को वो हक नहीं दे पाऊँगा। बस इतनी सी बात है। रचना, अगर तुम मुझे समझो तो मेरा साथ दो। नहीं विवेक, मुझे तुम्हारी ये बात किसी भी कीमत पर नहीं समझनी है। ये कौन सी बड़ी बात हो गई। ठीक है, तुम्हें पालना है तो तुम उनके बच्चे को भी पालो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम अपने बच्चे ही पैदा ना करो। अगर खर्चा ही देखना है तो तुम दोनों का खर्चा उठाओ, लेकिन अपने बच्चे पैदा ना करना कौन सी समझदारी है। बस इसी बात को लेकर दोनों में रोज़ बहस होती थी। जिस दिन से सबको ये पता चला कि रचना माँ बनने वाली है, उस दिन से ये रोज़ का नाटक हो गया था। विवेक को तो समझ में आता था, लेकिन कमला जी भी न जाने क्यों रचना को दवाई खिलाने के पीछे पड़ी रहती थी। रचना को विवेक की बातों में कोई दम नहीं लग रहा था। उसे गहरा शक था कि बात कुछ और ही है। इतनी छोटी सी बात के लिए कोई भी दादी अपने ही पोते या पोती को क्यों मारना चाहेगी। अब रचना को पूरी बात जाननी थी। उसे पक्का विश्वास था कि कोई गहरा राज है और इसका पता लगाने के लिए उसे कमला जी के आसपास रहना होगा। रचना अपने बच्चे की खातिर एक बार फिर हिम्मत जुटाकर खड़ी हुई और कमरा खोलकर बाहर आ गई। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा समय कमला जी के पास बिताने लगी। फिलहाल विवेक और रचना में बातचीत बंद थी। 2-3 दिन बाद जब एक सुबह विवेक ऑफिस जा रहा था तो कमला जी ने कहा, विवेक बेटा, ज़रा प्रिया को फ़ोन लगा कर देना, कल से बात नहीं हुई है और मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया है। माँ, मैं लेट हो रहा हूँ, एक काम करता हूँ, मैं ऑफिस जाकर आपका फ़ोन रिचार्ज कर देता हूँ, तब तक आप रचना के फ़ोन से बात कर लो। इतना कहकर विवेक चला गया। तभी कमला जी रचना के पास जाकर बोली, बहू, ज़रा प्रिया को फ़ोन लगा कर देना। यह सुनकर रचना मन ही मन बुदबुदाई, यह अच्छा आइडिया है। उसने फ़ोन मिलाकर रिकॉर्डिंग ऑन करके दे दिया। कमला जी फ़ोन लेकर तुरंत अपने कमरे में चली आई और बहुत धीरे धीरे बात करने लगी। कमला जी को स्मार्टफ़ोन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वे अक्सर बटन वाला फ़ोन ही इस्तेमाल करती थी, इसलिए वे रचना की चालाकी समझ नहीं पाई और करीब 1 घंटे तक
बात करती रही। इधर रचना बाहर टीवी चलाकर बैठी थी, पर उसका मन टीवी में बिल्कुल नहीं था। वो बार बार कमरे की तरफ देख रही थी कि कब सासू माँ बाहर आए और फ़ोन उसके हाथ में लगे। थोड़ी देर बाद जैसे ही कमला जी बाहर आई, रचना फ़ोन लेकर अपने कमरे में भागी। उसने जैसे ही रिकॉर्डिंग ऑन करके सुनना शुरू किया तो उसके होश उड़ गए। फ़ोन पर कमला जी प्रिया से कह रही थी, अरे बेटा, अब तुझे क्या बताऊं, 3 दिन से विवेक उसके पीछे पड़ा है कि दवाई खा ले, लेकिन वो तैयारी नहीं हो रही है। पिछली बार तो उसे कुछ समझ नहीं आया था तो उसने चुपचाप दवाई खा ली थी, लेकिन इस बार लगता है उसे भनक लग गई है। अब मैं बार बार बोलकर खुद बुरी नहीं बनना चाहती। गांव की औरतें भी आती जाती रहती हैं। अगर उसने किसी को बता दिया तो समाज में मेरी थू थू होगी। इसलिए मैं विवेक के जरिए ही दबाव बनवा रही हूँ। वो भी पूरी कोशिश कर रहा है, पर न जाने इस नौटंकीबाज को क्या हो गया है, दवाई छोड़ने को तैयार नहीं है। सामने से प्रिया ने कहा, माँ, आप कैसी बातें कर रही हो, वो दवाई कैसे नहीं खाएगी। आप लोग ज़बरदस्ती करो, अगर समय निकल गया ना तो अबॉर्शन भी नहीं हो पाएगा। फिर तो वो बच्चा पैदा कर लेगी और सब कुछ उसी के नाम हो जाएगा। कमला जी बोली, अरे बेटा, कौन उसके नाम करना चाहता है। अगर मुझे सब कुछ उसी के नाम करना होता तो मैं इतने पापड़ क्यों बेलती। 1 साल से उसे पाल पोस रही हूँ। क्या इसी दिन के लिए। तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। प्रिया ने उपाय सुझाया, माँ, आपसे कुछ नहीं होगा। अब भैया को बोलो कि भाभी अगर सीधे दवाई नहीं खा रही है तो किसी चीज़ में मिलाकर खिला दें, उन्हें पता भी नहीं चलेगा और काम भी हो जाएगा। हाँ रुक, मैं विवेक को बोलती हूँ कि ऐसा ही करे। चल, मैं बाद में बात करती हूँ। आज विवेक मेरा फ़ोन रिचार्ज करा देगा तो कल मैं अपने फ़ोन से बात करूँगी। माँ बेटी की बातें सुनकर रचना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पहेली सुलझाने के बजाय और उलझ गई थी। कई नए सवाल खड़े हो गए थे, पर इतना तय था कि अब रचना इस घर में किसी के हाथ का पानी भी नहीं पी सकती थी। उसे अब किसी पर भरोसा नहीं था। जैसे तैसे रचना ने अगला दिन काटा। शाम को जब विवेक घर आया तो कमला जी ने खुद अपने हाथों से चाय बनाई और उसमें चुपके से गर्भपात की दवाई मिला दी। उन्होंने विवेक को चाय देते हुए कहा, बेटा, ये चाय रचना को पिला दे। अगर वो इसके कड़वे स्वाद के बारे में पूछे तो कह देना किस बार चाय पत्ती बदल कर लाए हैं, इसलिए स्वाद ऐसा है। विवेक जैसे ही चाय लेकर कमरे में गया तो रचना सब समझ गई। इससे पहले कमला जी ने कभी उसके लिए चाय नहीं बनाई थी। अगर रचना ने कल फ़ोन की रिकॉर्डिंग ना सुनी होती तो शायद वो चाय पी भी लेती, लेकिन भगवान का शुक्र था कि वो सच जान चुकी थी। उसने तुरंत चाय का कप छीन कर विवेक के सामने ही फर्श पर फेंक दिया और चीखते हुए बोली, विवेक, तुम्हारी कोई भी चाल अब मेरे आगे नहीं चलने वाली। मुझे पता है कि इस चाय में तुमने दवाई मिलाई है। निकल जाओ मेरे कमरे से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम जब भी आते हो मेरे बच्चे को मारने की साजिश रचकर ही आते हो। ये कहकर उसने विवेक को बाहर निकाला और खुद को कमरे में बंद कर लिया। रात को भी उसने विवेक को कमरे में नहीं आने दिया। उधर विवेक दोनों तरफ से फंस गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो अपनी पत्नी को भी नहीं खोना चाहता था और अपनी बहन के वादे को भी नहीं तोड़ना चाहता था। खैर, अगले दिन विवेक के ऑफिस जाने के बाद रचना कमरे से बाहर निकली। सबसे पहले उसने कमला जी का फ़ोन ढूंढकर उसे साइलेंट किया और छिपा दिया। उसे पता था कि विवेक के जाते ही या तो सासू माँ प्रिया को फ़ोन करेंगी या प्रिया का फ़ोन आएगा। इसलिए वो अपना फ़ोन लेकर हॉल में टीवी देखने बैठ गई
और बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। करीब आधे घंटे बाद उम्मीद के मुताबिक रचना के फ़ोन पर प्रिया का कॉल आया। रचना ने जाकर कमला जी से कहा, माँ जी, दीदी का फ़ोन आ रहा है। बहू, मैं सुबह से अपना फ़ोन ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। कमला जी ने कहा। तो रचना बोली, कोई बात नहीं माँ जी, यहीं कहीं होगा। तब तक आप मेरे फ़ोन से बात कर लीजिए, मैं आपका फ़ोन ढूंढती हूँ। इतना कहकर रचना ने फिर से रिकॉर्डिंग ऑन की और फ़ोन सासू माँ को थमा दिया। कमला जी फ़ोन लेकर अपने कमरे में चली आई और करीब 1 घंटे तक बात की। इधर बाहर बैठी रचना के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। आखिर कमला जी बाहर आई और बोली, बहू, मेरा फ़ोन मिला क्या? हाँ माँ जी, आपका फ़ोन सोफ़े के नीचे गिर गया था, चार्ज नहीं था, इसलिए स्विच ऑफ हो रखा है, मैंने उसे चार्ज में लगा दिया है। इतना कहकर रचना ने अपना फ़ोन लिया और कमरे में भाग गई। लेकिन इस बार की रिकॉर्डिंग ने जो सच उगला, उसने रचना के होश उड़ा दिए। प्रिया अपनी माँ पर गुस्सा हो रही थी। माँ, क्या कर रही हो? 4 दिन की आई लड़की आप दोनों पर भारी पड़ रही है। आप लोगों से एक दवाई तक नहीं पिलाई जा रही। अगर ऐसा ही रहा और भैया का बच्चा हो गया तो सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल जाएगी, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। कमला जी ने उसे सांत्वना दी। अरे बेटी, तू चिंता क्यों करती है? अभी 3रा महीना पूरा भी नहीं हुआ है, अबॉर्शन हो सकता है। मैं सब कुछ उसके बच्चे के नाम थोड़े ही होने दूंगी। मैं सीधे सब कुछ तेरे नाम नहीं कर सकती थी, इसीलिए दुनिया को दिखाने के लिए मुझे विवेक को अपना बेटा मानना पड़ा। नहीं तो कौन अपने सौतन के बच्चे को पाल कर बड़ा करता है। ये सुनते ही रचना की सांसें थम गई। रिकॉर्डिंग में कमला जी आगे कह रही थी, मैं तो बस दिखावे के लिए उसे बेटा कहती हूँ, मैं तो उसकी शादी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस समाज ने जीना हराम कर दिया था, इसलिए मजबूरी में शादी करनी पड़ी। शादी हो गई सो हो गई, लेकिन अब बच्चा नहीं होने दूंगी। इस बार बस ये बच्चा गिर जाए, फिर मैं विवेक को बहकाकर बिना रचना को बताए उसकी नसबंदी करवा दूंगी। ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। फिर मजबूरी में इन्हें तेरा बच्चा ही पालना पड़ेगा और सारी जायदाद तेरी हो जाएगी। मैं ये सब तेरे लिए ही तो कर रही हूँ। अब रचना को अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। सौतन का बेटा, ये शब्द उसके कानों में हथौड़ी की तरह गूंज रहा था। अब उसे विवेक का बेसब्री से इंतजार था। शाम को जैसे ही विवेक घर आया तो रचना ने उसका हाथ पकड़ा और खींचकर कमरे में ले गई। दरवाज़ा अंदर से बंद करके उसने विवेक से कहा, विवेक, आप चाहते हो ना कि मैं ये बच्चा गिरा दूँ? मैं बिल्कुल गिरा दूँगी, लेकिन पहले आपको मेरे एक सवाल का सच सच जवाब देना होगा। हाँ पूछो, क्या पूछना है? विवेक ने कहा। तो रचना बोली, सच सच बताओ, क्या माँ जी आपकी सगी माँ है? नहीं रचना, वो मेरी सगी माँ नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे सगी माँ से भी बढ़कर प्यार दिया है। जब मैं सिर्फ 3 साल का था तभी मेरी माँ बीमारी के कारण चल बसी थी। फिर पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और तब से इन्होंने ही मुझे पाला है और कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन मेरे नसीब में शायद माता पिता दोनों का ही प्यार नहीं लिखा था, इसलिए जब प्रिया 4 साल की हुई तब पिताजी भी गुजर गए। तब से माँ ने अकेले ही हम दोनों को पाला है। इतना बड़ा सच आपने मुझसे क्यों छुपाया? रचना ने कहा। अब सारी कड़ियाँ जुड़ चुकी थी। रचना समझ गई थी कि कमला जी विवेक का बच्चा क्यों नहीं चाहती थी। उनकी नज़र उस पूरी संपत्ति पर थी जिसे वे अपनी बेटी प्रिया के नाम करना चाहती थी। दुनिया की नज़रों में अच्छी माँ बनने के लिए उन्होंने विवेक को पाला तो सही,
पर कभी उसका भला नहीं चाहा। रचना ने विवेक से कहा, विवेक, मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ, बस एक बार इसे सुन लीजिए। इसके बाद आप जो कहेंगे मैं वही कर लूँगी। ये कहकर रचना ने दोनों दिन की रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। विवेक को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा जैसे वो कोई भयानक सपना देख रहा हो। जिस माँ को उसने भगवान की तरह पूजा था, वो उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर रही थी। गुस्से और दुख से विवेक का चेहरा लाल हो गया। रचना ने पहली बार उसका ऐसा रौद्र रूप देखा था। विवेक ने रचना का हाथ पकड़ा और फ़ोन लेकर सीधे कमला जी के पास गया। उसने बिना कुछ बोले रिकॉर्डिंग ऑन करके उनके सामने रख दी तो अपना ही पाप अपने कानों से सुनकर कमला जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी हालत काटो तो खून नहीं जैसी हो गई। विवेक ने रूंधे गले से कहा, माँ, अगर आपकी नज़रों में मैं सिर्फ एक सौतेला बेटा था तो आपने बचपन में ही मेरा गला क्यों नहीं घोंट दिया। जितनी तकलीफ़ आज हो रही है उतनी तकलीफ़ तब नहीं होती शायद। मैं आपको दिल से अपनी माँ मानता था और आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही थी। अगर आपको ये प्रॉपर्टी ही चाहिए थी तो सीधे मांग लेती, मैं खुद आपके नाम कर देता। लेकिन नहीं, आपको तो दुनिया के सामने महान माँ भी तो बनना था ना। सच कहते हैं लोग, अपनी माँ तो अपनी माँ होती है। आखिर आज आपने अपना सौतेलापन दिखा ही दिया। एक तुच्छ जायदाद के लिए आप मेरे ही हाथों मेरे बच्चे की हत्या करवा रही थी। अरे मैंने दीदी की बेटी को पालने में क्या कमी रखी थी जो आप मेरा वंश खत्म करने पर तुली थी। विवेक ने आंसू पोंछते हुए आगे कहा, लेकिन अब और नहीं। कमला जी के पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर झुकाकर खड़ी थी। विवेक ने तुरंत अपने वकील मित्र को फ़ोन किया और सारी रिकॉर्डिंग उन्हें भेज दी। अगले ही दिन परिवार के सम्मानित लोगों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में सबके सामने रिकॉर्डिंग चलाई गई। सच्चाई सुनते ही सब लोग कमला जी और प्रिया की कड़ी निंदा करने लगे। वर्षों से बनाई गई उनकी अच्छी छवि पल भर में टूट गई। अगले दिन ही विवेक ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करके अपने पिता की संपत्ति में अपना वैध हिस्सा अपने नाम दर्ज करवाया। उसने साफ कहा कि ये संपत्ति मेरे पिता की मेहनत की कमाई है। मैं किसी का हक नहीं छीन रहा हूँ, सिर्फ अपना अधिकार ले रहा हूँ। विवेक ने अपना हिस्सा लेकर उसी दिन अलग घर ले लिया। जाते जाते उसने कहा, आज से हमारा रिश्ता ख़त्म। जिस माँ ने अपने ही पोते की जान लेने की कोशिश की, उसे माँ कहने का अधिकार आज मैंने खो दिया है। कुछ ही महीनों में गांव भर में कमला जी और प्रिया की सच्चाई फैल गई। जिन लोगों के सामने वे आदर्श बनने का दिखावा करती थी, वही लोग उनसे दूरी बनाने लगे। लालच में उन्होंने बेटा भी खो दिया, सम्मान भी खो दिया और परिवार भी। उधर रचना ने समय आने पर एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया और एक छोटे से परिवार में फिर से खुशियां लौट आई। दोस्तों, लालच इंसान से उसका परिवार, सम्मान और अपनापन सब कुछ छीन लेता है। लेकिन जो दूसरों का हक छीनने की कोशिश करता है, एक दिन उसका अपना सब कुछ छीन जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि किसी भी लालच के लिए मासूम बच्चे की जान लेना सबसे बड़ा पाप है, तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।